नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक है अपना शिक्षण विधियाँ। और ये शिक्षण विधियाँ आपके रीट एग्ज़ाम के लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होगी। बहुत ही अच्छे मैटर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और सारी की सारी चीज़ें जैसे कि अपना हमेशा से ही एक रहा है ऑथेंटिक बुक से उठाने का। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो शिक्षण विधियों की बुक चलती है, वहाँ से मैंने ये सोर्स लिए हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप जुड़ जाना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए शिक्षण वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद आगे जो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम देखेंगे, इनके फैक्ट देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ हम समझते हैं पहले कि आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। देखिए, आगमन और निगमन विधि में अंतर की बात करें तो आगमन विधि तो क्या है कि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर। जबकि निगमन जो विधि है वो ठीक इसकी क्या है, उल्टी है। वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। क्या है ये नियम, क्या है उदाहरण, जैसे मैं छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक फेमस उदाहरण है, वो भी सबसे पहले देख लेते हैं, जो आज तक का आगमन और निगमन विधि के लिए बना है। देखो, एक उदाहरण से समझते हैं हम कि आगमन और निगमन विधि में क्या अंतर है, क्या आगमन है क्या निगमन है। वैसे आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए होती है, जबकि निगमन विधि बड़े बच्चों के लिए। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। जैसे उदाहरण ये एक फेमस उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद अपने घरेलू उदाहरण भी देखेंगे। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, गीता मरणशील है। इसका मतलब सभी क्या है, मनुष्य मरणशील है। ये एक नियम है कि सभी मनुष्य क्या है, मरणशील। लेकिन उससे पहले उदाहरण दे दिया कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है। एक और उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे आम के पेड़ से आम गिरता है, केले के पेड़ से केला गिरता है, और सारी चीज़ें पृथ्वी की ओर गिरती है। तो ये जो पृथ्वी की ओर गिरती है ये क्या है, ये एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। लास्ट में हमने क्या बता दिया, नियम। बच्चों को अगर और बताएं कि हम जब कोई बॉल है उसको ऊपर फेंकते हैं तो सीधी सी बात है, बॉल ऊपर से नीचे की ओर आएगी। हमने बच्चों को समझाया कि देखिए ये बॉल हमने ऊपर फेंकी और नीचे की ओर आ रही है, और ये नीचे की ओर आना क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब क्या बताया, पहले उदाहरण फिर नियम। एक उदाहरण और समझते हैं, सामान्य सा, जो आपको सीधा सा समझ आ जाए। मान लो कि एक खेल ग्राउंड है, ये मान लो खेल ग्राउंड है। आप अगर खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो पता होगा कि बच्चे को समझाया कि देखिए सचिन ने शॉट मारा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई, 4 रन। सचिन ने फिर शॉट मारा, गेंद यहाँ ग्राउंड के अंदर इस बाउंड्री के पहले कहीं नहीं टकराई, सीधी बाहर आकर गिरी। हमने बताया कि ये क्या है, ये छक्का है। अब अब हम जाएंगे नियम की ओर। सबसे पहले उदाहरण बताया, ये जो लुढ़क कर गेंद जा रही है, यहाँ से शॉट मारा, ये लुढ़कते लुढ़कते ये बाउंड्री लाइन से बाहर आ गई, चौका। और ये शॉट मारा, सीधे गेंद बाहर आ गई, छक्का। अब हमने बच्चे को बताया कि देखिए, अगर कोई खिलाड़ी शॉट मारता है और ये जो बॉल है वो सीधी, जो ये लाइन खींची हुई है, इससे सीधी बाहर आकर गिर गई, इसका मतलब ये छक्का है। और ये जो मारा गया यहाँ लुढ़कते हुए बाउंड्री आ गई सीधी, ये चौका। और ये नियम क्या कहलाता है, बाउंड्री से बाहर आने का, सीधा जाने का, ये नियम है चौके और छक्के का। तो पहले शॉट मारकर उसको उदाहरण देकर समझाया, फिर नियम बताया कि ये। और निगमन में पहले उदाहरण दे देते हैं कि ये एक बाउंड्री है, यहाँ ये नियम है, दिखाए बगैर ही नियम बता देते हैं किस प्रकार बाउंड्री होगी ये। जैसे एक उदाहरण ये मरणशील वाले लेते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। जैसे यह एक नियम है कि राम भी मरणशील है, श्याम भी मरणशील है। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आम के पेड़ से आम गिरता है, केले के पेड़ से केला। इस प्रकार हमने
जो आगमन थी उसका उल्टा कर दिया, वो निगमन होगी। यानी हमने बच्चे को ये समझाया कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, गीता मरणशील है। इसका मतलब सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक नियम है। उससे पहले हमने बता दिया राम। दूसरा ये कि सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक नियम है। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, गीता मरणशील है, ये हो गया निगमन का। उससे पहले वाला आगमन का। उसी प्रकार एक निगमन का दूसरा आगमन का भी, जैसे हमने उदाहरण देखा था आगमन विधि का कि आम के पेड़ से आम गिरता है, केले के पेड़ से केला गिरता है, यानी सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर गिरती है। ये क्या है, ये एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का। दूसरा हमने निगमन विधि का बताया कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे आम के पेड़ से आम गिरता है और केले के पेड़ से केला, और बॉल ऊपर फेंकते तो नीचे गिरती है। ये हमने उदाहरण दिए, लेकिन उससे पहले क्या बता दिया, नियम कि हर चीज़ पृथ्वी की ओर खींचता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो ये यानी उदाहरण पहले देकर बाद में नियम बताए, वो तो आगमन विधि, और पहले नियम देकर बाद में उदाहरण दे, वो है निगमन विधि। ये आगमन और निगमन विधि में अंतर। अब हम देखते हैं अलग अलग विधियों में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आगमन विधि एक ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें उदाहरण की सहायता से नियम का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाती है, आगमन शिक्षण विधि कहलाती है। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचते हैं। यही क्या है, आगमन विधि। आगमन विधि के प्रमुख सोपान, क्या सोपान है कि पहले क्या होगा उसके बाद क्रम में। सबसे पहले आगमन विधि में बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तुलना और निरीक्षण, फिर नियमीकरण, सामान्यीकरण, और अंत में क्या होगा, परीक्षण एवं सत्यापन। ये सोपान चलते हैं आगमन विधि में। प्रश्न आ सकता है आगमन विधि के प्रमुख सोपान को क्रम से बताइए। तो सबसे पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत, यानी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर उनका निरीक्षण करेंगे, फिर नियमीकरण या सामान्यीकरण पर जाएंगे, और अंत में परीक्षण एवं सत्यापन करेंगे। ये चीजें आगमन विधि के प्रमुख सोपान है। और क्या विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी मोस्ट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और लक्ष्य से लक्षण की ओर। ये चलेगी। क्या है, मूर्त से अमूर्त। जैसे देखिए, यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें जो चीज़ पहले ज्ञात है उसके आधार पर हम चीज़ें बताएं तो बच्चे और अच्छे से समझेंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे हमने उदाहरण देखा था कि गेंद है, वो गेंद को हम बच्चे से बताया सीधा पहले, यानी ज्ञात क्या है, बच्चे को ये ज्ञात है कि गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब हमने अज्ञात चीज़ बताई कि ये चीज़ क्या है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये नियम बता दिया, ये हो गया ज्ञात से ज्ञात। यानी पहले हमें ज्ञात था कि गेंद, बच्चे को ज्ञात है ये चीज़ कि गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। अब बच्चे को ये पता नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है, तो हमने इसको ये बता दिया कि नीचे आने का जो प्रोसेस है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है। कोई मान लो विशिष्ट है, मान लो विशिष्ट से सामान्य की ओर। सामान्य का अर्थ क्या है, नियम। विशिष्ट, हमने बच्चों को एक सामान्य उदाहरण दिया। जैसे एक बार ये मिटा देता हूँ। जैसे उदाहरण ये है, जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे बच्चे से हमने कहा कि मोहन दौड़ता है, सीता पढ़ती है, दो उदाहरण दे दिया, पढ़ती है। तीसरा उदाहरण हमने दिया कि राम खेलता है। अब बच्चे से हमने पूछा कि जो राम है वो क्या करता है, खेलता है। सीता क्या कर रही है, पढ़ती है। मोहन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। यानी क्या करे, क्या काम कर रहे हैं, एक कह रहा है दौड़ रहा है, पढ़ता है, खेलता है। अब हमने इस उदाहरणों के आधार पर हमने बताया कि किसी काम का होना या करना क्या कहलाती है, क्रिया। अब बच्चे के समझ आया कि ये दौड़ना, खेलना, ये क्या है, ये क्रिया है। यानी कोई काम कर रहा है, जो कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। ये होना या करना क्या कहलाता है, क्रिया। ये हमने सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे। विशिष्ट ये था, सामान्य नियम क्या है, ये क्रिया का नियम है, ये इस प्रकार बता दिया। कोई चीज़
मूर्त है उससे अमूर्त की ओर, जैसे मान लो क्लास में बैठे सभी बच्चे, उससे कहा कि कुर्सी, किताब, सित्ता या दिल्ली, ये चीज़ें हमने उन्हें बताई कि भाई ये कुर्सी है और ये किताब है और ये हम स्कूल में बैठे ये स्कूल है। तो कुर्सी क्या हो गई, किताब क्या हो गई, ये हमने क्या कर दिए, इसके नाम दे दिए। तो इन सभी नामों को ही व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये लो हमने इस प्रकार बच्चों को बता दिया, ये नहीं बता दिया। मूर्त क्या था, किताब थी, बोर्ड था, पुस्तक थी, स्कूल थी। हमने ये बताया कि ये देखो ये स्कूल है, ये स्कूल, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्थान को स्कूल कहते हैं। ये जो ये वस्तु है इसको क्या कहते हैं, किताब कह दिया। ये लड़की है, कोई व्यक्ति है, या ये इसका हमने क्या कह दिया व्यक्ति को, ये राम है, ये सीता है। यानी इन सबका हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया। और व्याकरण भाषा में नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा। ये हमने अमूर्त चीज़ें बता दी। मूर्त जो थी उसे क्या बता दी, अमूर्त बता दी। अब मान लो और देखें कोई, जैसे एक सेब है, बच्चे के सामने बता दिया कि ये देखो ये सेब है, एक सेब है, इसके 4 टुकड़े अलग अलग कर दिए और एक जो बचा हुआ है वो बच्चे को दे दिया। तो एक बच्चे के पास और 4 टुकड़े, 1/4, ये गणित का हमने इस प्रकार नियम बता दिया इसको, ये मूर्त वाला अमूर्त हो गया। उसके बाद सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, 1 मिनट ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 मिनट। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कोई भी ठोस, स्पष्ट और सरल जो चीज़ें हैं वो तो किस में आ जाएगी, स्थूल में, ठोस, स्पष्ट और सरल। जबकि जटिल, गहन, अमूर्त चीज किस में आ जाएगी, सूक्ष्म में। स्थूल में ठोस, सरल, स्पष्ट, गहन, जटिल, अमूर्त, वो किस में आ जाएगी, सूक्ष्म में। और स्थूल में सरल चीजें आ जाएगी। इसको जैसे देखिए, मान लो एक बच्चे को हमने स्थूल का एक उदाहरण दिया कि सचिन ने एक पारी में 50 रन बनाए, फिर एक पारी और खेली, दूसरी पारी उसमें 10 रन बनाए, तीसरी पारी के लिए 40 रन बनाए और चौथी पारी के लिए उसमें कितने रन बनाए, 0 रन बनाए। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि सचिन ने कुल कितने रन बनाए, बच्चे जोड़ के बता देगा कि हाँ ऐसे गिन के 100। कितनी पारियां बनाई, कुल कितनी पारियां खेली, 4। तो बच्चे से हमने पूछा कि बताओ जो सचिन थे उन्होंने कुल कितने रन बनाए, कितनी पारियों में, उन्होंने कहा 4 पारियों में 100 रन बनाए। अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म यानी गहन चिंतन के साथ उनको बताएंगे कि जितने रन बनाए 100 रन, उसमें 4 का भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। और ये चीज़ क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। ये हमने ये उदाहरण देकर बता दिया। ये लास्ट में क्या बना दिया, नियम बना दिया इसका, पहले उदाहरण फिर नियम। तो इस प्रकार जो चीज़ चलती है वो किस में आती है, आगमन विधि में। और ठीक इसका उल्टा किस में आ जाएगा, निगमन विधि में। ध्यान रखना, निगमन में ये मैंने ये नहीं लिखे, इसका उल्टा निगमन हो जाएगी। निगमन में क्या होगा, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। देखिए ये तो है आगमन विधि के सभी उदाहरण। निगमन विधि के क्या होंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, कठिन से सरल की ओर, तर्क से अनुभव की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये सभी उल्टे किस में हो जाएंगे, निगमन विधि में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो नेक्स्ट, ये आपको समझ आ गया होगा सभी। अब आगे आगमन विधि के गुण और विशेषताएं, क्या गुण, क्या विशेषताएं, क्या दोष है, ये भी देख लेते हैं। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। बालक सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें नियमों की खोज बालक स्वयं करते हैं। छात्र अधिक सतर्कता प्रदर्शन करता है। अर्जित ज्ञान ठोस और क्या होता है, स्थायी होता है। सबसे पहली बात, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी वैज्ञानिक विधि है। बालक सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है। ये चीज़ें तो थी इसकी विशेषता। अगर हम इस विधि के दोष की बात करें तो ये क्या है, अत्यंत ही धीमी गति के, यानी विधि के गुण होंगे तो दोष भी होंगे। दोष क्या है, ये एक धीमी गति की है। इस विधि द्वारा ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता और यह केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, यानी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है, अत्यंत धीमी होती है। ये सभी दोष किसके हैं, आगमन विधि के। अब चलते हैं हम आगे निगमन विधि की ओर। निगमन विधि का आधार क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, दर्शन शास्त्र। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल ही क्या है, विपरीत है। जो आगमन विधि की विशेषता थी उल्टी किसकी हो जाएगी, निगमन विधि में। ये आप देख लेना, आगमन की ठीक निगमन है, जो बातें बात इसकी ये उल्टी है। गुण और विशेषताएं देख लेते हैं। नवीन
समस्याओं का समाधान इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा ज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, जबकि आगमन विधि में इसका उल्टा था, क्रमबद्ध नहीं था। बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जबकि आगमन विधि किस कक्षाओं के लिए उपयोगी थी, छोटी कक्षाओं के लिए। तो ये बिल्कुल उल्टी होगी। और क्या है, इसके दोष कौन कौन से? निगमन विधि के दोष ये कि यह अमनोवैज्ञानिक है, यह स्मृति केंद्रित है, यानी रटन स्मृति पर यह आधारित है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा किस प्रवृत्ति पर आधारित है, रटन पर अधिक बल देती है। अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। इस विधि में बालक यंत्रवत काम करता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये किसका उल्टा होगी, आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत होगी। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है, अब है प्रोजेक्ट प्रणाली है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट प्रणाली का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, जॉन डीवी को। इन विचारों के आधार पर ही कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री विलियम हार्ड किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। यानी प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो किलपैट्रिक। क्या है इस विधि में, इस प्रणाली की विशेषता ये है कि बालक स्वयं किसी प्रोजेक्ट या समस्यात्मक कार्य को चुनते हैं, क्रिया द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तद अनुरूप कार्य में संलग्न होते हैं और शिक्षक के संरक्षण पथ प्रदर्शन में उसके कार्य को पूरा करते हैं। यह प्रोजेक्ट बालक के अनुभव, अवस्था एवं रुचि के अनुसार चुने जाते हैं, जिन्हें संपन्न करने की प्रक्रिया बालकों की अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त, प्रक्रिया में बालकों को क्या होता है, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली है, इसमें बालक स्वयं किसी समस्या को चुनेंगे, उस पर समाधान ढूंढेंगे, उसके साथ शिक्षक इनका पथ प्रदर्शक होंगे सिर्फ, यानी इसकी सहायता करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, बाकी काम छात्र स्वयं ही करेगा। आगे परिभाषाएं। अब ये इस प्रोजेक्ट की खास विशेषता है, परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। देखिए, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा कि प्रोजेक्ट वह प्रयोजन पूर्ण क्रिया है जिसमें पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। किस वातावरण में संपन्न होता है, सामाजिक वातावरण। पहली बात किसने की, किलपैट्रिक ने। स्टीवेंसन ने क्या कहा कि प्रोजेक्ट वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। तो समस्या मूलक कार्य किसने बताया, स्टीवेंसन ने। किलपैट्रिक के अनुसार सामाजिक वातावरण में। बेलार्ड ने कहा परियोजना यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। ये प्रदान नहीं है, प्रदान किया जाता है। तो पाठशाला से आपको नाम ध्यान रखना है। पाठशाला किसने बात की, बेलार्ड ने। सामाजिक वातावरण किलपैट्रिक ने। समस्या मूलक कार्य स्टीवेंसन ने। आगे पार्कर ने, परियोजना कार्य एक इकाई है, क्या एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो एक इकाई के रूप में किसने कहा, पार्कर ने। बेलार्ड ने कहा पाठशाला, स्टीवेंसन ने कहा समस्या मूलक, किलपैट्रिक ने कहा सामाजिक वातावरण। ये परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट के प्रकार, यानी प्रोजेक्ट जो प्रणाली है उसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताएं, सृजनात्मक, रसास्वादन या अनुरंजनात्मक, समस्यात्मक, अभ्यासात्मक या कौशलात्मक। ये ध्यान में रखना है किलपैट्रिक वाला विशेष तौर से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट प्रणाली के मेन कर्ता कौन है, किलपैट्रिक है। तो ये ध्यान में रखना है, सृजनात्मक, रसास्वादन, अनुरंजनात्मक, समस्यात्मक, अभ्यासात्मक, कौशल। प्रोजेक्ट के प्रकार किस विद्वान ने बताए, किलपैट्रिक ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किलपैट्रिक ने कौन कौन से 4 प्रकार बताए या कौन से प्रकार नहीं बताए, तो 3 इनमें से दे देगा, एक किसी और में से दे देगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। एलिसवर्थ कॉलिंस ने भी 4 प्रकार बताए। कौन कौन से, खेल प्रोजेक्ट, परिभ्रमण प्रोजेक्ट, कहानी प्रोजेक्ट और नैतिक प्रोजेक्ट। ये 4 प्रकार किसने बताए, ये बताए थे एलिसवर्थ कॉलिंस ने। अमेरिकन शिक्षा शास्त्री चार्ल्स मकमरी ने कौन से प्रोजेक्ट के प्रकार बताए, इन्होंने हस्तकला संबंधी, औद्योगिक या व्यापारिक, विज्ञान संबंधी, ऐतिहासिक और साहित्यिक, इनसे संबंधित बताए थे प्रोजेक्ट के प्रकार। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट प्रणाली के क्रमबद्ध सोपान कौन से हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के क्रमबद्ध सोपान कौन कौन से, ये देखिए। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, यहाँ भी आप देख लेना, क्रिएटिंग ए सिचुएशन, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखना। योजना का चयन और उद्देश्यों का निर्धारण, कार्यक्रम बनाना या योजना का नियोजन, दोनों में से कोई नाम आ सकता है। कि योजना का क्या होगा, क्रियान्वयन होगा, योजना का क्या होगा, फिर मूल्यांकन होगा, और लास्ट में इसका क्या होगा, अभिलेखन।
परियोजना प्रणाली का अंतिम सोपान कौन सा है? अभिलेखन। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान में रखना। पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर उद्देश्यों का निर्धारण, फिर योजना का नियोजन, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन और लास्ट में कौन सा है? अभिलेखन या लेखा जोखा रखना। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है परियोजना विधि के। आगे देखें तो नेक्स्ट, अब कुछ विद्वान जो प्रोजेक्ट प्रणाली से संबंधित है उसके कुछ पुस्तकों के नाम है वो भी ध्यान में रखना। एनिमल जो पुस्तक है उसके लेखक है रूसो। एजुकेशन ऑफ मैन फ्रोवेल की है। एडवांस टू यंग मैन विलियम कोबेट की है। द प्रोजेक्ट मेथड किसकी है? किल पेटर की। ये बुक्स भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। आगे देखें तो नेक्स्ट, अब दो नाम आप यहाँ पर देखोगे, मोंटेसरी विधि और साहचरी विधि। देखिए, मोंटेसरी विधि और साहचरी विधि, इन दोनों ही विधियों के जनक है मारिया मोंटेसरी, जो इटली की प्रसिद्ध शिक्षाविद और चिकित्सक है मारिया मोंटेसरी। ये दोनों ही इस विधि की प्रवर्तक है। अब दोनों एक साथ मैंने क्यों रखी है ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, मोंटेसरी विधि तो किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। मोंटेसरी लेखन से संबंधित है, जबकि साहचर्य विधि किससे संबंधित है? वाचन से संबंधित है। दो अलग अलग है। साहचर्य वाचन शिक्षण से संबंधित है, जबकि मोंटेसरी विधि लेखन से संबंधित है। यह मोंटेसरी, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। देखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो सीखने में हाथ, आंख और कान तीनों की सक्रियता पर बल देती है। इसमें पहले बच्चे को खुरदरे अक्षरों पर उंगली फेरकर अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है, स्पर्श द्वारा ज्ञान। इसके बाद बच्चा पेंसिल या कलम पकड़कर अक्षरों को लिखना सीखते हैं। तो ये लेखन विधि है। साहचर्य विधि वह तकनीक है जिसमें अक्षर या शब्द का ज्ञान किसी वस्तु या चित्र के साथ संबंध साहचर्य स्थापित करवाया जाता है। यह वाचन शिक्षण विधि है। जनक इटली के प्रसिद्ध शिक्षाविद चिकित्सक श्रीमती मारिया मोंटेसरी। तो ये एक विधि और थी जो आपको ध्यान में रखना है, पूछी जा सकती है। मोंटेसरी विधि, साहचर्य विधि तो अलग अलग है, एक लेखन है, एक वाचन है। आगे देखें तो नेक्स्ट, भाषा कौशल में भी मारिया मोंटेसरी का थोड़ा अलग विचार था। वो देखिए भाषा कौशल है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम ये है। देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जबकि मोंटेसरी ने जो क्रम बताया था वो सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ने की जगह लेखन और लेखन की जगह पढ़ना। यानी यहाँ पढ़ना और लिखना था, जबकि इन्होंने लिखना पहले बताया फिर पढ़ना बताया। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। मोंटेसरी का ये क्रम है, पहले सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना है। जबकि सामान्य क्रम क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। जबकि मोंटेसरी ने थोड़ा सा अलग बताया, लिखना पहले लिखा है और लास्ट में रखा है पढ़ना। अब जो भाषाई कौशल है चारों, इस कौशल में दो कौशल तो ग्रही है और दो है अभिव्यक्त। दो कौशलों के माध्यम से तो हम ग्रहण करेंगे और दो कौशलों के माध्यम से हम अभिव्यक्त करेंगे। ग्रहण जो कौशल है वो सुनकर या पढ़कर हम किसी चीज़ को ग्रहण करेंगे, जबकि अभिव्यक्त किसके माध्यम से करेंगे? या तो बोल कर करेंगे या लिख कर करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाषाई कौशल में दो भागों में विभक्त कर दिया है, एक ग्रहण कौशल, एक अभिव्यक्त कौशल। ग्रहण कौशल में सुनना और पढ़ना, जबकि अभिव्यक्त कौशल में बोलना और लिखना आता है। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं जो बची हुई चीज़ें। देखिए, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में क्या भेद है ये भी देख लेते हैं। हालांकि हम इसको आगे और देखेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन ये देख लेते हैं यहीं पर भी। निदानात्मक शिक्षण वह होता है जिसमें बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। यानी कठिनाइयों का जो पता लगाने की प्रक्रिया होती है वो तो कहलाती है निदानात्मक शिक्षण। और कठिनाइयों को पता लगाने के बाद इनका जो उपचार किया जाता है, इनका जो निदान किया जाता है, यानी निदानात्मक शिक्षण द्वारा पता लगाई गई कठिनाइयों को दूर करने की जो समुचित प्रक्रिया है या निदान करने की जो समुचित प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। तो ये थी निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब जो आपको मैंने ये जो शिक्षण विधियां बताई है ये सभी में काम आएगी। कॉमन रीट में, सामाजिक वाले सब्जेक्ट में भी काम आ जाएगी, हिंदी में भी काम आ जाएगी, मैथ, विज्ञान, इन सब में ये कॉमन रूप से काम आएगी। इसलिए आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।